आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। अरनिया सेक्टर में बैनुल अक़वामी सरहद में पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया है। हिंदुस्तानी हदूद में 2.5 किलोमीटर अंदर तक देखा गया है पाकिस्तानी ड्रोन। जम्मू कश्मीर से अहम खबर, अरनिया सेक्टर में बैनुल अक़वामी सरहद पर पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। हिंदुस्तानी हदूद में 2.5 किलोमीटर अंदर देखा गया। पुलिस और BSF का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन जारी। ड्रोन से कोई शय गिराई गई है या नहीं, इसकी तलाश की जा रही है, इसकी छानबीन की जा रही है। तो इस वक्त एक अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। अरनिया सेक्टर में बैनुल अक़वामी सरहद में पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। हिंदुस्तानी हदूद में 2.5 किलोमीटर अंदर देखा गया पाकिस्तानी ड्रोन। पुलिस और BSF का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन जारी। ड्रोन से कोई शय गिराई गई या नहीं, इस बात की छानबीन की जा रही है, तलाश की जा रही है। अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने लिया। सिविल और पुलिस इंतजामिया के अफसरान, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के नुमाइंदों, BRO, IMD, टेलीकॉम सर्विस और डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसियों के नुमाइंदों ने मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की रोशनी में पहलगाम और बालतल ट्रैक के रखरखाव के लिए BRO की जानिब से अब तक किए गए इकदाम का जायजा लिया गया। ट्रैक की कुशादगी और रेलिंग की तनसीब के लिए हुए कामों का जायजा भी लिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोकसभा इंतखाबात के लिए अपने पहले उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। सीनियर लीडर मियां अल्ताफ अहमद को अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट से पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पार्टी सदर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से मियां अल्ताफ अहमद के नाम का ऐलान किया। काबिल जिक्र है कि हदबंदी से कबल गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात में अनंतनाग पार्लिमानी सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी ने जीत दर्ज की थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने कहा कि अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट की आला क़यादत और जिम्मेदारों से बातचीत के बाद एक मुत्तफ़िक़ा नाम सामने आया। उन्होंने कहा कि किसी को मियां अल्ताफ के नाम पर कोई एतराज़ नहीं था। जब भी पार्टी लीडरशिप ने हमसे और जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्जेस या बाकी हमारे ज़िम्मेदार हैं पूरे अनंतनाग और राजौरी सेगमेंट में एक यूनानिमस नाम आया था जिस पे किसी को भी कोई एतराज़ नहीं था और एक यूनानिमस नाम था, वो था मियां अल्ताफ़ साहब का। क्योंकि आपको ये भी मालूम होगा मियां अल्ताफ़ साहब एक ऐसी फैमिली से आते हैं जिनका सियासी हिस्ट्री तो है, उसके साथ भी उनकी फैमिली का एक कनेक्ट है लोगों के साथ। और उनके मरहूम वालिद मियां बशीर साहब और जो उनके दादा हैं मियां अल्ताफ़ साहब के मियां निज़ामुद्दीन साहब, दोनों MLA रह चुके हैं। मुझे लगता है कि 10 टर्म्स लगातार इस फैमिली ने वहाँ कंगन से जो है MLA की सीट जीती है। मियां साहब भी 4 बार खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट डिक्लेयर थे कंगन से और 4 बार वो जीत के आए। और जो काम मियां साहब ने एज कैबिनेट मिनिस्टर किया है वो लोगों के सामने अयान है। इस टाइम पे जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो हम उन ताकतों के खिलाफ लड़ रहे हैं जिन्होंने कश्मीर में हिंदू और मुसलमान की लड़ाई करवानी की जो स्टार्ट की, उसके बाद अब गुज्जर और पहाड़ी के बीच में लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा काम है, हमारी सियासत है कि सबको साथ चला के चलाना। हमारा मकसद ही है कि हमको जो यहाँ की मनफी ताकतें हैं जिसमें BJP है और उनकी बाकी सब्सिडरीज पार्टीज है, जिसमें अपनी पार्टी है, जिसमें PC है या बाकी और भी पता नहीं कौन कौन सी टीम A B C D होंगी, उनको एक करारा जवाब देना है इस टाइम पे। और हम पूरी उम्मीद है कि लोग इस हमारे कैंडिडेट को एक्सेप्ट करेंगे और 7 मई को जब वोट डालने होंगे तब वो अपना कीमती वोट हमारे कैंडिडेट मियां अल्ताफ़ साहब के नाम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम करेंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब आज लोग देख रहे हैं कि जिन मुश्किलातों से हम गुजर रहे हैं, इन मुश्किलात से निकलने का एक ही हल है, वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो हम पूरी उम्मीद है कि हमारा कैंडिडेट मियां अल्ताफ़ साहब भारी अक्सरियत से जो है 4 जून को कामयाब हो जाएंगे।
और इस बीच मियां अल्ताफ अहमद ने पार्टी की जानिब से उम्मीदवार बनाए जाने पर कहा है कि जम्मू कश्मीर को यूटी बनाए जाने के बाद मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। उन्होंने कहा कि उनके अनंतनाग और राजौरी दोनों इलाकों के लोगों के साथ गहरे रिश्ते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये इसमें कोई शक नहीं है। इस सीट में कुलगाम डिस्ट्रिक्ट भी है, पार्ट ऑफ शुपियाँ है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, राजौरी डिस्ट्रिक्ट है, पुंछ डिस्ट्रिक्ट है। तो आपने अपनी नवीयत के मसाइल हैं इन इलाकों में। अनंतनाग के और मसले हैं, कुलगाम के और प्रॉब्लम्स हैं, राजौरी के और प्रॉब्लम्स हैं, पुंछ के और प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन एक जो हम सब का एक मुश्तरका प्रॉब्लम है इस रियासत के, जिस रियासत को अब यूनियन टेरिटरी बनाया गया, इसके हवाले से जो मसाइल यहाँ पे हैं, जो परेशानियाँ हैं, वो आप देख ही रहे हैं। तो वो पीर पंचाल में भी हैं और पीर पंचाल के इस साइड भी हैं। असली घर तो मेरा गांदरबल में है रहते, लेकिन मैं उस पार्लिमानी इंतखाब का जो इलाका है, मैं वहाँ का भी रहाइश पजीर हूँ। और पार्लियामेंट में तो ये होता रहता है, असेंबलीज में सीटें तो बदल दी जाती हैं। मैं तो कोई वेट नहीं कर रहा था, ना मैं कोई अपनी इस उम्मीदवारी का वेट कर रहा था। तो मैं कोई मेरी उतनी चाहत भी नहीं थी कि मैं इलेक्शन लड़ूं। लेकिन अब कुछ चीज़ें होती हैं जो मुकद्दर में होती हैं, तो फिर उन्होंने होना होता है। और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के तर्जुमान एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे ने अनंतनाग राजौरी के लिए मियां अल्ताफ की बतौर पार्लिमानी उम्मीदवार नामजदगी पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि एनसी ने एतराफ़ किया है कि जनूबी कश्मीर से उनका साबिक रुकन पार्लियामेंट अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे हैं। परे ने कहा कि इसलिए जनूबी कश्मीर से एक नए चेहरे को मैदान में उतारा गया है। देखिए, ये जमहूरियत है। जमहूरियत में इलेक्शन कोई भी लड़ सकता है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये फैसला आज, जिसमें उन्होंने मियां अल्ताफ साहब का नाम नामजद किया है यहाँ पर अनंतनाग राजौरी के लिए, मैं मानता हूँ कि उन्होंने एडमिट किया कि उनके पार्लियामेंट मेंबर्स बिलखुसूस जो साउथ कश्मीर से थे, दे हैव फेल्ड इन डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज। आज जो इनका ये फैसला, मुझे लगता है कि इनका एडमिशन है कि उन्होंने वो बात वहाँ पर नहीं की। आज मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या लेके लोगों के पास जाएगी। मैनिफेस्टो के साथ साथ आपको अचीवमेंट्स के बारे में भी बात करनी पड़ेगी। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हम बात करें, 3 पार्लियामेंट मेंबर्स आपके पास थे, तो उन्होंने हिंदुस्तान के ऐवान में अचीव क्या किया, ये जरूरी यहाँ के लोगों को बताना पड़ेगा, फिर आप लोगों के पास जा सकते हो। अनंतनाग राजौरी सीट से मियां अल्ताफ को नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार बनाने पर पीडीपी सख्त रद्द-ए-अमल का जाहिर किया है। पीडीपी के तर्जुमान रविंदर सनू ने कहा है कि वो एक बड़े मिशन के लिए इंडिया अलायंस और गुपकार अलायंस के साथ मुत्तहिद हुए थे। सोनू ने कहा कि अब अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले ही अपने उम्मीदवार का ऐलान कर चुकी है, तो उनके पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग के बाद महबूबा मुफ्ती भी इस पर फैसला करेंगी। पीडीपी के स्पोक्स पर्सन वीरेंद्र सिंह सोनू हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेंद्र जी, जैसे कि पहले से ही अंदेशा था, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज अपने लोकसभा कैंडिडेट अनंतनाग सीट पे घोषित कर दिया है मियां अल्ताफ को। आपको लगता है कहीं ना कहीं धोखा हुआ पीडीपी के साथ? देखिए, ऐसे है कि मैंने भी सोशल मीडिया पे अभी देखा है जो उनका कैंडिडेचर अनाउंस हुआ है। देखिए, एक बात है, हर एक पोलिटिकल पार्टी को हक है, जिस तरह से वो बात कह रहे थे। हमने जो इंडिया अलायंस बनाया था, ये कुर्सी के लिए नहीं है। जहाँ हम इंडिया अलायंस के हिस्सा हैं, आज भी हिस्सा हैं, कुर्सी के लिए नहीं। हमने पहले भी, महबूबा जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हमसे बात करके करते तो कोई बड़ी बात नहीं, हम 3 सीटें उनको दे सकते थे। लेकिन चलिए ठीक है, उन्होंने आज कैंडिडेचर अनाउंस किया है, वो किया है। हमारी एक आध दिन में पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हमारी हो जाएगी। वैसे तो हमारे पैनल पहले ही बने हुए हैं, क्योंकि मैडम जी का टूर प्रोग्राम था राजौरी पुंछ का, फिर वो दिल्ली में है। जब वो आ जाएंगे, एक आध दिन में हमारा भी हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि जो हमने अलायंस बनाया था, आज भी जिस अलायंस में, चाहे वो पीएचडी चाहे वो इंडिया अलायंस बनाया था, वो कुर्सी के लिए नहीं था। लेकिन आप ये बात तो मानते हैं ना कि आज पीडीपी और एनसी आमने सामने आ चुकी हैं अनंतनाग सीट पे? देखिए, ऐसे है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना कैंडिडेट अनाउंस कर दिया है, तो पीडीपी भी कर देगी। अब ये जमहूरियत ख्यालात की जंग है। मैंने पहले जैसे कह दिया, उनको हक है, उन्होंने किया तो अच्छी बात है, अब फैसला लोगों ने करना है। लेकिन एक बात उसमें बहुत बड़ी है कि हम संविधान और देश को बचाने के लिए इकट्ठे थे। जो एमपी बनना ना बनना कोई बड़ी बात नहीं थी। जैसे हमने पहले कह दिया कि इस इलेक्शन में जो वोट है
वो बड़ा सोच समझ के डालना है, क्योंकि आज के बाद अगर दोबारा कहीं ये लोग दोबारा आ गए तो शायद हमारे वोट की कीमत ही कोई नहीं रहनी, हमसे वोट किसी ने मांगने ही नहीं। ये बात साफ हो चुकी है कि अब पीडीपी जो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगेंस्ट इलेक्शन में आएगी। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना कैंडिडेट आज अनाउंस कर दिया है। मैडम जी अभी दिल्ली में है, एक आध दिन में हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हो जाएगी, उसमें जो फैसला आ जाएगा आप सबके सामने होगा। मैं आशु के साथ न्यूज़ 18 जम्मू। और बीजेपी लीडर अल्ताफ ठाकुर का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जनूबी कश्मीर के नशिस्त के लिए उम्मीदवार का फैसला करने में काफी अरसा लगा। उन्होंने कहा कि अब मुकाबला सख्त नहीं दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने हमेशा सख्त मुकाबला पसंद किया है। अल्ताफ साहब, ये बताइए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी साउथ की सीट पे आज अपने कैंडिडेट का नाम जाहिर कर दिया है। मियां अल्ताफ जो है वहां से लड़ेंगे। इंपॉर्टेंट सीट है, बीजेपी के कई सारे दावेदार हैं जो इस वक्त स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स है साउथ की सीट पे भी। किस तरीके से देख रहे हैं ये मूव को आप? देखिए, बड़ी देर के बाद आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना कैंडिडेट मियां अल्ताफ साहब को अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से जो आज उनकी अनाउंसमेंट हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सीट बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट है और पिछले 5 साल से हम कंटिन्यूसली इस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहाड़ियों की खिदमत की, गरीबों की खिदमत की, गुजरों की खिदमत की और आम लोगों की हमने बहुत ज्यादा खिदमत की है। और जहां तक इस कॉन्स्टिट्यूंसी का आप देखेंगे, कुछ साइड पार में है, कुछ साइड इसमें है, जम्मू साइड और कुछ कश्मीर साइड, और टोटल मिला के भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदें इस सीट के साथ बहुत ज्यादा वाबस्ता है। और मियां अल्ताफ साहब के आने से ये मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प हो गया। एक चुनौती अगर कहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है चुनौतियों को पार करके जीत हासिल करना। ये भारतीय जनता पार्टी की एक हिस्ट्री रही, क्योंकि 2 पहले हम थे, 2 सीटें, और आज 302 है हम। और चुनौतियों को पार करना, चुनौतियों को एक्सेप्ट करना और चुनौतियों से निकल के अपने मध्य मुकाबले को हराना हमारी हिस्ट्री रही है। भारतीय जनता पार्टी साउथ कश्मीर की सीट जीतेगी, मियां अल्ताफ साहब हो या और कोई साहब हो। भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं, चेहरे बेशक बदल सकते हैं इनके, लेकिन वोटर वही है जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। और जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत की हिदायत पर इनकम टैक्स ने जानबूझकर कांग्रेस पार्टी के खातों को जब्त कर लिया है। इस एहतजाज की क़यादत AICC इंचार्ज बराए जम्मू कश्मीर भरत सिंह सोलंकी कर रहे थे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूलवानी और दीगर सीनियर पार्टी कायदीन और कारकुनों ने एहतजाज में शिरकत की। सोलंकी ने इल्जाम लगाया कि NDA अपोजिशन से डरती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ED और दीगर एजेंसियों को अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। ये चुनाव को अलग तरीके से चुनाव को ले जाके एक आप खुद डिसीजन लेके जो कांग्रेस पार्टी पर 3600 करोड़ रुपए का नोटिस दिया है, इल्लीगल नोटिस दिया है, परेशान करने के लिए नोटिस दिया है, ये डेमोक्रेसी को खत्म करने का, संविधान को खत्म करने के लिए नोटिस जो दिया है। और देश की जनता जान चुकी है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ध्वस्त हो जाएगी, हार जाएगी, और उसी लिए हथकंडे अपना के इनकम टैक्स के द्वारा कांग्रेस पार्टी जो कि चुनाव में जीतने जा रही है, उसके अलायंसेस जो इंडिया के हैं वो जीतने जा रही है। इसलिए उन्होंने झारखंड के सोरेन जी को जेल में डाल दिया, उसने दिल्ली के केजरीवाल उनका आम आदमी पार्टी के नेता चीफ मिनिस्टर को डाल दिया, और हर प्रकार के हथकंडे करके, और कांग्रेस पार्टी को भी उसके अकाउंट सीज कर दिए, जिससे उनका वर्कर कोई काम न कर सके, कोई ट्रैवल नहीं कर सके, किसी को मिल नहीं सके, कहीं जा न सके। वो रोक टोक करके, कुछ भी करके चुनाव को गुमराह करके खुद जीतना भारतीय जनता पार्टी चाहती है। पर मुझे लगता है कि देश की जनता आज जिस तरह से सब में ये आक्रोश है कि ये क्यों कर रहे हैं। अगर यही नोटिस दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी को तो अरबों खरबों रुपये का उन्होंने गुनाह किया है, गलत काम किया है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में भी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है वो गलत काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और उसका जवाब ये आने वाले चुनाव में ये देश की जनता पार्लियामेंट के चुनाव में देगी, और जम्मू कश्मीर की जनता भी इन लोगों को जनता के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को जवाब मिलेगा।
श्रीनगर जिले के दर्जनों कांग्रेस लीडरों और कारकुनों ने श्रीनगर एमए रोड पार्टी ऑफिस पर कांग्रेस में पर मनगढ़ंत टैक्सों के इंतफाज का इल्जाम लगाया है। एहतजाजियों ने इल्जाम लगाया कि इनकम टैक्स ने जानबूझकर मरकजी हुकूमत की हिदायत पर कांग्रेस पार्टी के खातों को जब्त किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपोजिशन के खिलाफ ईडी और दीगर एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि मरकजी बीजेपी हुकूमत कांग्रेस पार्टी को लोकसभा इंतखाबात में मुहिम चलाने से रोकने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी होश में जमहूरियत का सिर्फ और सिर्फ ये प्रोटेस्ट इसलिए है जो कांग्रेस के जो पार्टी है उस पे जो इल्जाम थोपे गए हैं और जो हमारा जो भाजपा सरकार है उसने जो ईडी और एनआईए सीबीआई का गलत इस्तेमाल करा है और अहमकाना हरकतों पे हम लोग उस चीज पे पुरजोर मजम्मत करते हैं। उस चीज के लिए हम लोगों ने आज यहाँ पे प्रोटेस्ट बुलाया है। देखें, आपको पता ही है कि पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आपको शायद खबर हो कि ईडी, इनकम टैक्स, बाकी जितनी भी एजेंसीज हैं उनको इस्तेमाल करके डेमोक्रेसी को दबाने की कोशिश की जा रही है, डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ये लोग नहीं चाहते हैं कि अपोजिशन इलेक्शन लड़े। शॉर्ट फंडा इनका वही है कि इनकम टैक्स इस वक्त आप देखेंगे कि किसी भी पार्टी का अकाउंट सीज नहीं हुआ अब तक। जो कांग्रेस का अकाउंट है डिलिबरेटली इसको जो है सीज करने की कोशिश की जा रही है, सीज किया जाता है ताकि ये लोग इलेक्शन के लिए जो है इलेक्शन न लड़ पाए। आपको पता है कि इन्होंने हमारे अकाउंट्स बंद किए, बीजेपी सरकारी मशीनरियों का इस्तेमाल कर रही है और अपोजिशन को दबाने के लिए इनकी ये बौखलाहट है। जबकि पूरे मुल्क भर में इलेक्शन चल रहे हैं इस वक्त। कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ी जमहूरी पार्टी है और इसका अकाउंट सीज करना हम इसमें मजम्मत करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये किसी की बात मानते नहीं है, ये गुमराह हो चुके हैं। अब इनकी ये बौखलाहट है, ये नजर आ रही है। हम इसी जिम्मन में आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं श्रीनगर पार्टी हेडक्वार्टर में, हर डिस्ट्रिक्ट में, ताकि हमारे अकाउंट्स रेस्टोर किए जाए। कैब ड्राइवरों और ठेकेदारों ने श्रीनगर में पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि गुज़िश्ता साल से इनकी वाजिबुल अदा अदायगियां नहीं की गई हैं। इनका दावा है कि यह रकम 29 करोड़ रुपए से ज्यादा है। एहतजाजियों ने कहा कि अगर इसे क्लियर नहीं किया गया तो वो इंतहाई इक़दाम उठाएंगे। इन ड्राइवरों ने सरकारी तकरीबात के लिए गाड़ियां फराहम की थी। पिछले 1.5 साल हो गए हमें पैसा नहीं मिल रहा है। ये हमारा ये 29 करोड़ है इनके पास। बड़ा दिन आने वाला है, हम भी बाल बच्चे वाले हैं, पैसा नहीं है हमें। अल्लाह की कसम, कल मेरे बेटे ने आंसू इतना बहाया, उसने खाना भी नहीं किया, इफ्तार भी उसने पूरा नहीं किया। वो कह रहा है गशा मुझे लाना है, जूता लाना है, कपड़े लाना है। हमारे घर में पैसा ही नहीं है। हमें अब दुकानदार सौदा भी नहीं दे रहा है। वो बोल रहे इतना साल हो गया, आपको हो गया साल, आप पैसा ही नहीं दे रहा है। जब हमें यहाँ पैसा नहीं मिल रहा है तो हम क्या देंगे दुकानदार? हम अपने अयाल को क्या देंगे? अगर ये पैसा नहीं देगा तो हम अपने फैमिली को लाएंगे लाल चौक में, हम तो खुदकुशी करेंगे। जी, हमने 1 साल से 12 महीने से गाड़ियां पीसीआर को हायर की थी और हम लाइन ऑर्डर ड्यूटी और यात्रा की ड्यूटी कर रहे थे। दिन रात हम ड्यूटी कर रहे थे इनके साथ, लेकिन अभी तक हमारा पैसा नहीं मिला है। इस वक्त हमारे मतलब बहुत सी प्रॉब्लम्स है। मेरा सेकंड चाइल्ड इस वक्त है, सर्जरी होने को जा रहा है, केरला में सर्जरी है। ये उसके डॉक्यूमेंट्स मुझे सारे साथ में हैं। तो अभी तक मैं अपने घर में बच्चे को लेकर रखा हूं कि मुझे पैसे नहीं है सर्जरी के लिए और बहुत परेशान है हम तो हमारा इस वक्त इतना लास्ट स्टेज चल रहा है कि हम खुदकुशी करने के लिए तैयार है। हमने इनको बहुत बार बताया कि हमारा पैसा रिलीज करो, लेकिन ये आज कल परसों कह रहे हैं। अब तो हम थक गए। अपने ठेकेदार साहिबान जो हमारे हैं इनको हम रोज कॉल करते हैं, सर क्या किया, वो किया, ये किया। ये भी परेशान हो रहे हैं अब हमारे से। हमारी गवर्नर साहब और एसएसपी साहब से रिक्वेस्ट है कि पैसा रिलीज कर दीजिए जस्ट। कुपवाड़ा जिले में भी ठेकेदारों ने सरकार के खिलाफ एहतजाज किया। ठेकेदारों ने कहा कि उन्होंने बैंकों से कर्जा हासिल करके वक्त पर तामीराती काम मुकम्मल किए, लेकिन सरकार ने रकमात वाजुगार न करके इन्हें परेशानी में डाल दिया। फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन आई, आपकी जितनी भी बिल्स हैं वो आप 29 मार्च तक ट्रेजरी में पहुंचा दिए। तो हमने क्या किया, हमने 29 से भी पहले सब बिलें जितनी है ट्रेजरी में सबमिट कर दी। लेकिन इस बार क्या हुआ कि 30 को 31 को दोनों डेट्स को रिलीज नहीं आया ट्रेजरी में। हमारी लायबिलिटीज हैं, हमने मार्केट से पैसा उठाया, हमने बैंकों से लोन लिया है। गवर्नमेंट को स्पॉन्सर हम करते हैं, बैक हम करते हैं गवर्नमेंट को, प्रोजेक्ट्स लेते हैं, हम अपना पैसा लगाते हैं, चाहे हम कहाँ से भी लाएं, कर्जा उठाएं, बातें हमें सुननी है, गालियां हमें सुननी है, गवर्नमेंट को हम कंप्लीट करके देते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारी बिल्स आ जाती हैं। 31 मार्च हमारा लास्ट डेट रहता है।
हर साल 31 मार्च से पहले हमारी क्लेम्स जो है जितनी भी होती थी वो रिजॉल्व होती थी, हमारा पैसा आ जाता था। लेकिन इस बार क्या हुआ, 31 मार्च तो चला गया, हमारा पैसा है ही नहीं कहीं। अब इसी पे हम कह रहे हैं कि अगर हमारी डिमांड्स पूरी नहीं हुई, अभी तो हम मतलब इस वक्त यहाँ पर ऐसे ही खड़े हैं, कल से हमारा क्या होगा, सभी डिपार्टमेंट पे लॉक लगेगा। कोई काम किसी डिपार्टमेंट, PWD, R&B, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हर जगह लॉक रहेगा, कोई काम कुछ भी नहीं होगा जब तक नहीं कि हमारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। ना पेमेंट है ना कुछ है, कंट्रैक्टर का कहाँ अपना पैसा होता है, ये पैसा बैंक का है। आज कोई भी हमें मतलब यहाँ पे अगर हम आए थे ट्रेजरी ऑफिसर साहब के पास, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, ताकि उनसे हम ये पूछते कि आगे के लिए क्या होगा वगैरह ये वो, तो ये ज्यादती है, आप खुद ही बताइए। श्रीनगर के सराय बाल रस्तगीर साहब में मीर वाइज उमर फारूक ने लोगों से खिताब किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जुमातुल विदा और ईद अमन सुकून के साथ लोग मनाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अगर हालात बेहतर हैं तो जुमातुल विदा और ईद के मौके पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं आयद की जाएगी। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला बेहतरी करे, और हम ये भी इसलिए भी दुआ गो हैं कि माह रमज़ान का महीना है। ख़ासकर हमारे दिल बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे हैं जो इस वक्त फ़लस्तीन की सूरत हाल है। हम उनके लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला कोई तरीक़ा ऐसा निकाले कि यह मसला हल हो, अमन व अमान वहाँ पे कायम हो और लोग वहाँ आसानी और सुख के साथ रह सकें। हम उनके लिए भी दुआ गो हैं, पूरे आलम इस्लाम के लिए दुआ गो हैं और पूरी इंसानियत के लिए दुआ गो हैं कि इंसानियत में आला तरीन अक़दार पैदा हों, मोहब्बत, हमदर्दी, खुलूस, इखलास, ये वो चीज़ें हैं जिस पे इस्लाम जोर देता है और यही हमारा पैगाम है। और यही आज हज़रत अली की शहादत के हवाले से जो यहाँ प्रोग्राम हुआ उसमें भी हमने यही कहा कि जो उनकी तालीमात हैं हज़रत अली की, जो उनकी जो इरशादात हैं, तो किस तरह से उन्होंने अपना ताल्लुक़ अल्लाह से मजबूत किया, किस तरह से उन्होंने जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके जो है वो एक नमूना अमल वो बने। और हम तवक्का रखते हैं कि इंशाअल्लाह हम सब जो है उस पर कायम और दायम रहेंगे। और समन बुल बदरन मागाम में गुलशन कल्चरल फोरम कश्मीर ने रमज़ान की मुनासबत से यौम गफरान का इनेकाद किया। इस सादा और पुरवकार मजलिस में सीरत हज़रत अली और अज़मत रमज़ान के साथ साथ नात खानों और शोरा ने गुलहाए अक़ीदत पेश किए। नशिस्त की सदारत सैयद बशीर कौसर ने की, जिनके साथ सदारती ऐवान में रहीम रहबर गुलशन बदरनी भी मौजूद थे। निज़ामत के फ़राइज़ खुर्शीद खामोश ने अंजाम दिए, जबकि लतीफ़ नियाज़ी ने खुतबा इस्तक़बालिया पेश किया। नाराबल के काउसा खालसा में हज़रत मीर सैयद अहमद किरमानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक बड़े ही अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। काफ़ी तादाद में अक़ीदतमंद ने आस्ताने पर हाज़िरी दी। इस मौके पर कारवान इस्लामी इंटरनेशनल के बानी मौलाना गुलाम रसूल हामी मेहमान खुसूसी थे। उलमा ने हज़रत सैयद अहमद किरमानी के इल्मी और रूहानी कमालात पर रोशनी डाली। नतीजा है कि लोग यहाँ पर आकर इस सालाना उर्स मुबारक में शरीक होते हैं। ये मीर सैयद अहमद किरमानी अलैहि रहमत व रिदवान किरमान से आकर इस बस्ती में आकर दीन इस्लाम की इशाअत की। चूँकि जब यहाँ पे कोई मुसलमान न था तो इन्होंने आकर कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा बुलंद किया और जोक दर जोक मुसलमानों को दायरे इस्लाम में दाखिल किया। शानदार दोस्त मनावान यानी कि अल्लाह ताला सं दस्तगीरी सतन 99% वनकस अहल एतकाद यमन अमिस साहिबस पे नजर छे। यहाँ इस जगह पर हज़रत मीर सैयद अहमद किरमानी अलैहि रहमत जो शाही किरमान के नाम से पूरे दुनिया में जाना जाता है और कश्मीरी लोगों ने शाही किरमान ही कहते हैं। अगरचे उनका मकबरा यहाँ नहीं है लेकिन उनका मस्कन यहाँ रहा है और वो इसी रास्ते से तशरीफ़ लाए हैं उन्होंने और यहाँ क़याम फरमाया है। तो इसलिए कश्मीर के चपे चपे पे आज उनका उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। उनकी जो सीरत है और उनकी जो ज़िंदगी है वो उस वक़्त और इस वक़्त जब हम तायराना तौर देखते हैं ना कि एक ऐसा आफताब आसमान पे तुलो हो चुका है विलायत का कि जिसके शुआएं हर दिन हर सुबह इल्म के तरीके से, नूर के तरीके से, फ़हम फ़िरासत को रोशन करने के लिए एक एक उनका फरमान और अक़वाल
एक मुजर्रब और आजमूदा नुस्खा है हर मुसलमान के लिए, हर इंसान के लिए। इसलिए शाही किरमान को पूरी दुनिया में जाना जाता है, माना जाता है। और यहाँ तो यकीनी तौर कश्मीर में उनके अकीदतमंद है, मानने वाले हैं। उसी सिलसिले में आज उनका जो बड़ा दिन है और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKL इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।